राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी मैथ्स बाय अर्पित। तो दोस्तों, आज अपन लोग IBSCIO ग्रेड 2 17 सितंबर 2025 शिफ्ट 2 का पेपर करेंगे। इससे पहले 16 सितंबर की तीनों शिफ्ट और 17 सितंबर की पहली शिफ्ट मैंने डाल दी है। आई होप कि आप लोगों ने देखी होगी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप उस वीडियो में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज अपन शिफ्ट 2 करेंगे। अब कल IBSA सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों का पेपर है, तो उससे पहले ये ग्रेड 2 की अपनी लास्ट शिफ्ट है। इसके अलावा कोई शिफ्ट अब नहीं आ पाएगी। अब जो भी है वो आगे की शिफ्ट में डालूंगा, लेकिन IBSA वालों के लिए वो नहीं हो पाएगी क्योंकि उससे पहले वो नहीं देख पाएंगे। तो यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि IBSA वालों ने ये पांचों पेपर देखे होंगे। और अब मान के चलिए कि आगे की जो शिफ्ट है उनमें काफी ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेड है, तो आपके अधिकतर क्वेश्चंस कवर हो गए ग्रेड 2 के। तो फिर ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स, अच्छे से करके आइए पेपर। और अगर आपको इस पूरी सीरीज से कुछ भी मदद मिली हो तो जो लेटेस्ट वीडियो मेरी आएगी, जैसे यही वाली रहेगी, तो इसमें प्लीज एग्जाम देने के बाद कमेंट करना कि अगर आपको कुछ भी लगा हो कि हाँ भाई अच्छा लगा, कुछ फायदा मिला एग्जाम में, तो प्लीज आके कमेंट जरूर करना। चलिए ठीक है, फिर अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ x एंड 121 इज 88 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर आप देखिए बोला जा रहा है कि x और 121 का जो प्रोपोर्शन है, मीन प्रोपोर्शन, वो 88 है। तो अपन जानते हैं कि तीन नंबर ए बी सी अगर ये प्रोपोर्शन में हो तो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है AC। और ये जो b होता है इसी को अपन मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन क्या है, 88, मतलब b की वैल्यू अपन को 88 दे रखी है। तो 88 इंटू 88 इज इक्वल टू ए हो जाएगा x इंटू सी हो जाएगा 121। तो देखिए यहाँ पर आप 11 से 8 बार में, 11 से 11 बार में, 11 से 8 बार में और 11 से 1 बार में, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 8 इंटू 8 64। ऑप्शन नंबर सी। The product of two numbers is 28224 and their SCF is 56. Find their LCM। तो देखिए बोला जा रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट आपको दे रखा है और उनका SCF दे रखा है। अपन से LCM पूछ रहा है, तो SCF इंटू LCM दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, लेट्स से A इंटू B। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ये आपको दे रखा है और SCF आपको दे रखा है। तो मैं बोल सकता हूँ LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट है 28224 डिवाइड बाय SCF है 56। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फालतू डिजिटल सम या फिर यूनिट डिजिट वगैरह में नहीं चलेंगे। जब आसानी से अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 56 का ये मैं बोल सकता हूँ 5 बार में चला जाएगा। 56 का 5 बार में हो जाएगा अपने पास 280। तो 2 रह गया, 2 का मतलब यहाँ पर एक जीरो लगेगा। और तो ये हो गया अपने पास 224 और ये 56 का 4 बार में, दैट इज 504। ऑप्शन नंबर सी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द बिलो इक्वेशन राउंडेड ऑफ टू वन डेसिमल प्लेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्ट्स एंड इंडिसेज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सर्ट्स एंड इंडिसेज में आपको कुछ प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जैसे कि मैं लिख देता हूं सबसे पहले कि a की पावर m इंटू बी की पावर m इज इक्वल टू ए बी की पावर m। अगर पावर सेम है तो जो उनका बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम तरीके से इसी तरीके से a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम है तो फिर पावर आपस में प्लस हो जाती है। तो यहां पर आप देखिए अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई होता है, और अगर बेस सेम है तो फिर पावर प्लस होती है। तो यहां पर आप देखिए ये जो 7 की पावर -5 है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। यहां पर इन नंबर्स को अपन इनके प्राइम नंबर में तोड़ते हैं। 10 जो 10 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 5। तो ये हो गया 2 इंटू 5 की पावर -5। तो फिर मैं इसको 2 की पावर -5 इंटू 5 की पावर -5 लिख सकता हूं। और 25 होता है 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 5 की पावर -7 मल्टीप्लाई 14 होता है 7 इंटू 2। तो मैं इसको 2 की पावर -3 इंटू 7 की पावर -3 लिख सकता हूं। अब यहां पर आप देखिए जहां जहां बेस सेम है उनको आप साथ में कर सकते हो। तो एक और प्रॉपर्टी यहां पर अपन बोल सकते हैं कि अगर जैसे यहां पे पावर माइनस में हो, मतलब a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n हो, तो इसको मैं a की पावर m इंटू a की पावर -n लिख सकता हूं। अपन जानते हैं कि अगर डेनोमिनेटर में कोई नंबर है उसको ऊपर की साइड लाना है अपन को न्यूमरेटर में, तो जो उसकी पावर है उसमें आप माइनस साइन लगा दीजिए। और यहां पर आप देखिए अब इन दोनों का बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा a की पावर m माइनस n। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं जैसे कि ये जो 7 की पावर -5 और 7 की पावर -3 है, तो यहां पर 7 दोनों में कॉमन है, तो मैं बोल सकता हूं -5 फिर बीच में माइनस साइन और n कितना है आपके पास -3 मल्टीप्लाई। सेम तरीके से ये 2 की पावर -5 और ये 2 की पावर -3, तो यहाँ पर 2 की पावर
-5 और माइनस ऑफ -3 मल्टीप्लाई में 5 में देखिए यहां पर सबसे पहले तो ये दोनों की तो पावर ऐड हो ही जाएगी, तो इसको तो मैं -5 + 2 बोल सकता हूं। और ये नीचे में जो 5 की पावर -7 है, इसको मैं बोल सकता हूं माइनस ऑफ -7। बीच में माइनस साइन लगाया और n की वैल्यू कितनी है -7। तो यहां पर ये -5 + 3, ये तो आ गया आपके पास -2। ये हो जाएगा -5 + 3, तो ये भी -2। और ये अपने पास कितना हो गया, तो 7 और 2 9, 9 में से 5 गया 4, 5 की पावर 4। तो इसको अगर अपन सोल्व करेंगे तो देखिए ये 7 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -2, इनकी पावर सेम है, तो ये 7 दूनी 14 हो गया, 14 की पावर -2। और इस 14 की पावर -2 को मैं 1/14 का स्क्वायर लिख सकता हूं। और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 5 की पावर 4 आपके पास 625, तो 625 बटा 196। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो देखिए 3 बार में चला जाएगा अपने पास, और 3 के हिसाब से मैं बोल सकता हूँ 3.2, क्योंकि पूरा पूरा तो नहीं जाएगा, 3 से थोड़ा बड़ा ही होगा, तो 3.2। The cost of 14 pens and 8 pencils is 2 to 8. If the cost of a pen decreases by ₹5 and the cost of a pencil increases by ₹2, then the cost of 9 pen and 4 pencil is 97. What is the original cost of 7 pens and 7 pencil? तो देखिए बोला जा रहा है 14 पेन और 8 पेंसिल की जो मिला के कॉस्ट है वो 228 है। अगर मैंने पेन की प्राइस को 5 रुपए कम कर दिया और पेंसिल की प्राइस को 2 रुपए बढ़ा दिया, तो 9 पेन और 4 पेंसिल की जो कॉस्ट प्राइस बनती है वो 97 रुपीज बनती है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, ओरिजिनल जो कॉस्ट प्राइस है पेन की उसको x मान लेता हूं और पेंसिल को मान लेता हूं y। तो सबसे पहले तो यहां पर आप बोल सकते हैं 14x + 8y = आ गया 228। इसके बाद यहां पर पेन की जो कॉस्ट प्राइस है वो 5 रुपए कम हुई, ओरिजिनल प्राइस को मैंने x माना था, तो 5 रुपए कम होने के बाद क्या बन जाएगा, x - 5 बन जाएगा। और सेम तरीके से जो पेंसिल की प्राइस है वो 2 रुपए बढ़ गई, तो y पे 2 रुपए बढ़ा, मतलब y + 2। तो अब आप यहां पे देखिए 9 पेन दैट मींस कि 9x - 5 और 4 पेंसिल मतलब 4 टाइम्स y + 2 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट 97। तो यहां पर अपन से 7 पेन और 7 पेंसिल की ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, ओरिजिनल मतलब x और y के हिसाब से। तो यहां पर एक तरीके से आपसे 7x + 7y की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप बोल सकते हो कि भैया मैं इसमें 7 कॉमन ले लूं, तो ये बन गया x + y। तो जो भी अपना आंसर होगा वो 7 का कोई मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल एक तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे, और इसके अलावा कोई हो क्या, तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि केवल एकमात्र आंसर पॉसिबल है ऑप्शन नंबर डी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन चलिए फिर भी अपन इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए सोल्व कैसे होगा ये, तो सबसे पहले मैं इसको 9x - 45 + 4y + 8 = 97 लिख सकता हूं। तो ये अपने पास बन गया 9x + 4y = -45 + 8 अगर आप करेंगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस में 37, और -37 उधर जाएगा तो +37 बन जाएगा। तो 97 + 37, 7 और 7 14 की 4, एक कैरी चला गया, 10 और 3 13, 134। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको आप सोल्व कर सकते हो। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। डायरेक्ट अपन सब्ट्रैक्ट करने से काम नहीं हो पाएगा। अगर ये 4 की जगह 3 होता तब तो मैं डायरेक्ट ही सब्ट्रैक्ट कर देता, बिकॉज 14 - 9 भी 5 आता और 8 - 3 भी 5 आता। तो फिर एक तरीके से अपन के पास 5x + 5y की वैल्यू आ जाती है, जिसमें अपन 5 कॉमन ले लेते और 7 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, थोड़ा सी की वजह से अब इसको अपन को सोल्व करना पड़ेगा। आप चाहो तो और कुछ जमा के देख सकते हो, लेकिन जमाने में फालतू टाइम ही वेस्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट अपन दो इक्वेशन दो वेरिएबल करके सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट कि y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो अगर अब मैं पहली में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ गया 9 दूनी 18, 14 - 18 बन गया -4x, और ये 8y और 4 दूनी 8, तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। 228 माइनस 2 इंटू 134, 2 इंटू 134 अगर आप करेंगे तो 130 का 2 बार में 260, और ये आ गया 8, तो 268। तो ये आ गया अपने पास माइनस में 40। तो ये -4 से 10 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x = आ गया 10। अब अगर मेरे पास x अगर 10 आ गया तो y कितना आ जाएगा, तो देखिए किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए। चलिए पहली वाली में डाल देते हैं। तो 14 इंटू 10 हो गया 140, तो ये आ गया 228 माइनस 140 डिवाइड बाय 8। तो ये 8 22 में 14 गया, तो 6 और 2 8 बाय 8 = 11। तो ये अपने पास हो गया 7 टाइम्स x है 10 और y है 11,
तो 10 + 11 हो गया 21, 21 × 7 अगर आप करोगे तो आ जाएगा 147। ऑप्शन नंबर डी। A bus traveling at 95 km/h completes a journey in 8 hours. At what speed will it have to cover the same distance in 20 hours? तो देखिए एक बस है जो कि 95 की स्पीड से 8 घंटे लेती है, तो अपन से पूछा जा रहा है कि 20 घंटे में डिस्टेंस कवर करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो ऑब्वियस है यहाँ पे स्पीड घटेगी उसकी, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। पहले वाले केस में टाइम अपन को दे रखा है 8 घंटे और स्पीड दे रखी है 95, और दूसरे वाले केस में टाइम दे रखा है 20 घंटे, स्पीड अपन से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने दोनों केस का डिस्टेंस सेम कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 5 से ये 19 बार में, 5 से 4 बार में और 4 से 2 बार में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी 19 दूनी 38 km/h। If 2 times the mother's present age is 30 years more than 8 times her daughter's age and 4 times the daughter's age is 15 year less than the mother's age। तो देखिए बोला जा रहा है कि मदर की प्रेजेंट एज का 2 गुना डॉटर की प्रेजेंट एज के 8 गुना से 30 साल ज्यादा है। तो यहां पर सबसे पहले तो अपन मदर की प्रेजेंट एज को m मान लेते हैं, डॉटर की प्रेजेंट एज को d मान लेते हैं। तो यहां पर मदर की प्रेजेंट एज का 2 गुना क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और डॉटर की प्रेजेंट एज का 8 गुना क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा। तो अब बोला गया था कि जो डॉटर की प्रेजेंट एज के 8 गुना से 30 साल ज्यादा है, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये तो पहले ही 30 साल ज्यादा है, तो अगर मेरे को इनको बैलेंस करना है तो यहां पर मुझे 30 साल ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि डॉटर की एज का 4 गुना मतलब 4d, दिस इज इक्वल टू मदर की एज से 15 साल कम। तो मदर की एज से 15 साल कम मतलब मदर की एज में से मुझे 15 साल घटाने पड़ेंगे। तो 4d इक्वल टू आ गया m-15। तो यहां पर आप देखिए दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है, और अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एजेज ऑफ द मदर एंड डॉटर। मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मदर को मैंने m माना था और डॉटर को d माना था, मतलब m-d की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो यहां पर आप देखिए अगर इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2 का 4 बार में और ये 2 का आ गया 15 बार में। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पे ये आपके पास बन जाएगा 4d इक्वल टू m-15, और ये भी 4d इक्वल टू m-15, और ये भी है अपने पास 4d इक्वल टू m-15। तो देखिए दोनों इक्वेशन अपने पास बराबर आ गई, तो एक तरीके से दो इक्वेशन रही नहीं, केवल एक ही इक्वेशन अपने पास यहाँ पर है। और अगर एक इक्वेशन है और दो वेरिएबल है तो फिर मैं m और d की वैल्यू नहीं निकाल सकता, और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट m-d की वैल्यू निकाली जा सकती हो, क्योंकि डायरेक्ट ये जम नहीं रहा। अगर ये डायरेक्ट जम रहा होता, जैसे यहाँ पर m भी 4 टाइम्स होता मतलब 4m होता, तो फिर तो अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर एक चीज अगर मैं मान लूं कि मदर और डॉटर की जो एज रही होगी वो इंटीजर में रही होगी, तो फिर अपन इन 4 ऑप्शन के हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये जो चीज आपको दे रखी है इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। ये हो गया 3d + d इक्वल टू m-15। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं m-d इक्वल टू 3d + 15। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये 3d + 15 को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स d + 5। तो m-d इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स d + 5। तो अगर मैंने मान लिया कि मदर और डॉटर की जो एज है वो इंटीजर में रही होगी, तो उस हिसाब से m-d जो है वो 3 का मल्टीपल आएगा। अब 3 का मल्टीपल पूरे ऑप्शन में केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अपन ने माना है और यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं लिख के भी नहीं दिया गया कि जो उनकी एज है वो इंटीजर में है, तो फिर ये मानना उतना तो सही नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि वो इसको बोनस करते हैं या फिर यही आंसर मानते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फिर अपन। इन ए स्कूल इलेक्शन बिटवीन ए, बी एंड सी फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट 20% ऑफ द टोटल वोटर्स एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग एंड ऑल कास्टेड वोट्स आर वैलिड। तो देखिए यहाँ पर एक स्कूल में प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इलेक्शन है जहां पर 3 कैंडिडेट ए, बी और सी खड़े हुए हैं। बोला जा रहा है कि जो 20% लोग हैं उनने अपना वोट नहीं डाला, वो वोटिंग से बाहर हो गए, और जितने भी वोट पड़े वो सारे वैलिड थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में अपन क्या करते हैं, टोटल लोगों की संख्या जो वोट डाल सकते हैं उनको मान लेते हैं 100%, कि 100% लोग अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन इसमें से 20% ने नहीं डाला, तो 100 का 20% 20% ही हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर 20% मैंने कम कर दिया, तो जो जिन लोगों ने वोट डाला वो हो गए 80%, मतलब 80% वोट पड़े। एक आदमी एक ही वोट डाल सकता है, एक से ज्यादा तो नहीं पॉसिबल है। तो यहां पर देखिए आगे बोला जा रहा है कि ए सिक्योर्स 40% ऑफ द वोट्स कास्ट, बी गेट्स इक्विवेलेंट टू 19.2% ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स एंड 50 वोट्स आर कास्ट इन फेवर ऑफ सी। तो ए ने जितने भी वोट पड़े उसका 40% सिक्योर किया। कितने वोट पड़े थे 80%,
तो एक तरीके से ए को 80% का 40% मिला। 80% का अगर आप 40% निकालेंगे तो यहां पर अपन परसेंट में ही छोड़ देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखिए 2 जीरो तो अपना कैंसिल आउट हो गया, 8 चौको 32, मतलब 32% वोट ए को पड़े। अब ये जो 32% किसका है, ये टोटल का है, क्योंकि यहां पर मैंने सब कुछ परसेंट में ही लिया है। फिर इसके बाद बोला गया कि बी को जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स है उनका 19.2% मिला। रजिस्टर्ड वोटर्स कितने, 100%, तो 100% का 19.2% अगर आप लेंगे तो वो 19.2% ही हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि सी के फेवर में 504 वोट्स पड़े, तो सी को जो है वो 504 वोट मिले। तो अब अपन यहां पे देखते हैं कि सी को परसेंटेज में कितने वोट मिले। तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी 32 प्लस 19.2 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया 9 और 2 11 की एक कैरी चला गया, दैट मीन्स 51.2%। तो 80% वोट पड़े थे, उसमें 51.2% इन दोनों को मिले, तो सी को कितने मिलेंगे बाकी बचे हुए। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि सी को 80 माइनस 51.2, तो 80 माइनस 51.2 अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, तो देखिए 80 में 50 गया 30 और 30 में से 1.2 घटाएंगे तो आ जाएगा 28.8। दैट मीन्स कि सी को 28.8% वोट पड़े। तो ये जो 504 की वैल्यू है ये अपन को दे दी 28.8%। और अपन से पूछा जा रहा है कि फाइंड बाय व्हाट मार्जिन ऑफ वोट्स कास्ट डज ए बी, तो ए जो है वो कितने वोट के मार्जिन से जीता। तो देखिए कितने वोट के मार्जिन से कहने का मतलब होता है कि ए जो है वो जो भी सेकंड आया उससे कितने ज्यादा वोट उसको मिले। तो सेकंड कौन आएगा, मैं बोल सकता हूं कि ए को सबसे ज्यादा वोट मिले और सेकंड वाला है 28.8%। दैट मीन्स कि अपन को ए और सी का डिफरेंस पूछ रहा है, तो ए और सी का डिफरेंस अगर आप करेंगे तो 32 माइनस 28.8, दैट इज यहां पर आ गया आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.2%। तो 3.2% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर देखिए 28.8% की वैल्यू आपको दे दी 504 और 3.2% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये 3.2 का 9 गुना है, 3 का 9 बार में होता है 27 और 0.2 का 9 बार में हो जाता है 1.8। तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि यहां से अपन 1/9 कर रहे हैं, तो फिर इधर भी 1/9 हो जाएगा। तो यहां पर 9 का 5 बार में 45 और 9 का 6 बार में 54, तो 3.2% की वैल्यू हो जाएगी 56। मतलब ए जो है वो 56 वोट के मार्जिन से जीत गया। The monthly income of three persons A, B and C amounts to 57,000. They spend 70%, 75% and 80% of their respective incomes and save the remaining. The ratio of their saving is 4:5:6. Find the monthly income of C. तो देखिए यहां पर अपन को बोला जा रहा है कि ए, बी और सी की जो मंथली इनकम का सम है वो है 57,000। अब यहां पर ए जो है वो अपनी मंथली इनकम का 70% खर्च कर देता है, तो फिर बचाएगा कितना। मैं मान लेता हूं कि जो ए की जितनी भी होगी, जैसे 100% मान ली, तो 100% माइनस 70%, दैट मीन्स कि ए जो है वो 30% की सेविंग करेगा। फिर बी के बारे में अगर मैं बात करूं तो बी अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो वो कितना बचाएगा। तो मैं यहां पर फिर से मान लेता हूं 100%, तो 100 माइनस 75 दैट इज 25%। और जो सी है वो अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, तो ये कितना बचाएगा, 100 माइनस 80 दैट इज 20%। अब यहां पर आप देखिए इन तीनों में मैंने 100% मान लिया, लेकिन ये तीनों 100 अलग है। अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि तीनों की इनकम बराबर नहीं होगी। अगर आपने तीनों को सेम 100% बोल दिया तब तो आपने ये मान लिया कि तीनों की इनकम बराबर है, और अगर आपने तीनों की इनकम बराबर मान ली तब तो कुछ सोल्व भी नहीं करना, फिर तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। तो ऐसा अपन नहीं कह सकते। यहां पर ये वाला 100% अलग है, ये वाला 100% अलग है और ये वाला 100% अलग है। यहां पर आप चाहे तो एक वेरिएबल एबीसी मान के भी कर सकते हैं, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना हो। लेकिन यहां पर मैंने फालतू वेरिएबल के चक्कर में नहीं पड़ा, डायरेक्ट अपन को इतना ध्यान रखना है कि ये तीनों 100% अलग अलग है, ये आपको मन में ध्यान रखना है। फिर बोला जा रहा है कि इनकी सेविंग का रेशियो जो है वो 4, 5, 6 है। तो यहां पर आप देखिए ये एक तरीके से इनकी सेविंग थी 30%, 25% और 20%, और सेविंग का जो रेशियो अपन को दिया है वो दिया है 4, 5, 6। तो मैं बोल सकता हूं कि सीधा 30% को 4 मान लिया, 25% को 5 मान लिया और 20% को मान लिया 6। तो इससे मैं इनकी इनकम जो कि मैंने 100% मानी थी उसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। लेकिन यहां पर देखिए अगर आप डायरेक्ट 30% को 4 मानेंगे तो 100% निकालते वक्त आपको डिसमल का सामना करना पड़ेगा। उससे बचने के लिए अपन क्या करते हैं, इस पूरे रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए अगर आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 4 तिये 12, 5 तिये 15, 6 तिये 18। अब अगर यहां पर मैं सीधा 30% को 12 मान लूं, तो 30% को अगर मैंने 12 माना तो 100% कितना हो जाएगा। तो देखिए 30 यहां पर आप बोल सकते हैं कि 3 से कैंसिल आउट होगा, ये इधर मैं अलग से कर रहा हूं, ये 3 से 10 बार में और ये 3 से 4 बार में, तो 10% की वैल्यू 4, तो 10 का 10 गुना 100%, मतलब 4 का 10 गुना कितना 40।
सेम तरीके से यहां पर 25% की वैल्यू 15 है, तो फिर 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 का 4 बार में 100 होता है, तो 15 का 4 बार में 60। और फिर यहां पर 20% की वैल्यू अगर 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 का 5 बार में 100, तो 18 पंजे 90। तो यहां पर आप देख सकते हैं, वैसे तो 25 मतलब बी और सी की तो 5 और 6 से भी अपन निकाल लेते हैं, डिसिमल अपने पास नहीं आता, लेकिन ए में अगर मैं जाता तो फिर मेरे को डिसिमल लेना पड़ता। तो उससे बचने के लिए मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि ये 3 से 30% कैंसिल आउट होकर 10% हो गया और अपना काम काफी आसान हो गया। अब यहां पर आप बोल सकते हो कि ये हो गई ए की इनकम, ये हो गई बी की इनकम और ये हो गई सी की इनकम। तो इन तीनों का जो सम है वो अपन को दे रखा है 57,000। तो इन तीनों का सम अगर आप करेंगे तो 40 प्लस 60 प्लस 90 दैट इज आ गया 190। तो 190 की वैल्यू अपन को दे दी 57,000। और अपन से यहां पर सी की इनकम पूछ रहा है। सी की इनकम कितनी आ रही थी? 90 यूनिट आ रही थी, तो 90 यूनिट की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो देखिए ये 1 जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 19 से अगर आप इसको काटेंगे तो ये कट गया 3 बार में 57 हो गई डबल जीरो। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 300, तो 90 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 90 इंटू 300 दैट मीन्स 27,000। तो जो सी की इनकम है वो आ गई 27,000 रुपए। Three friends L, M and N run around the circumference of a garden with radius 35 meter, their speed being 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहां पर तीन दोस्त है L, M, N, जो कि एक गार्डन के सर्कमफ्रेंस पर घूम रहे हैं और गार्डन का जो रेडियस है वो अपन को दे रखा है। तो यहां पर रेडियस दे रखा है 35 मीटर और बोला जा रहा है कि दे ऑल स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड पॉइंट विथ L, M, N रनिंग क्लॉकवाइज एंड N रनिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए तीनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट से भागना स्टार्ट करते हैं, बस L और M जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब इधर की साइड भाग रहे हैं और जो N है वो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर की साइड भाग रहा है। और यहां पर इन तीनों की स्पीड भी अपन को दे रखी है। तो अपन से बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये फिर से कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो यहां पर आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसके लिए भले ये सेम डायरेक्शन में भागे या अपोजिट डायरेक्शन में भागे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर अपन क्या तरीका निकालते हैं? सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, ये जो अपने पास सरकमफ्रेंस है इसको निकालिए, मतलब जिस दूरी पे वो लोग भाग रहे हैं उस दूरी को निकालिए। तो वो दूरी कितनी हो गई? एक तरीके से गार्डन की सरकमफ्रेंस। तो गार्डन की सरकमफ्रेंस कितनी हो जाएगी? गार्डन सर्कुलर शेप में दैट इज 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर है अपने पास 35 के बराबर। तो ये 7 से 5 बार में 5 दूनी 10, 10 इंटू 22 220। तो 220 मीटर का अपना सरकमफ्रेंस हो गया। तो यहां पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनका निकालते हैं टाइम की एक राउंड काटने में इनको कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 220 और इनकी स्पीड अपन को दे रखी है। तो यहां पर एल की अगर मैं बात करूं तो एल जो है वो 8 की स्पीड से भागता है, तो उसको 220/8 इतना सेकंड का टाइम लगेगा। फिर एम की अगर मैं बात करूं तो एम जो है वो 6 की स्पीड से भागता है, तो 220/6 इतना सेकंड का टाइम लगेगा। और एन जो है वो 5 की स्पीड से भाग रहा है, तो 220/5 इतने सेकंड का टाइम लगेगा। ये हो गया इनके द्वारा एक राउंड में लगने वाला समय। तो अब देखिए ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, इन तीनों का लेते हैं एलसीएम। एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से परफेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। तो उससे होगा क्या, जो नंबर इन तीनों से कैंसिल आउट होगा तो उसमें इन तीनों ने जितने भी राउंड काटे होंगे वो एक इंटीजर नंबर आएगा, मतलब एक होल नंबर आ जाएगा, मतलब पूरे पूरे राउंड उनके कंप्लीट हो जाएंगे। तो उस केस में ये वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहां पर देखिए साथ में आने के लिए अपन इनका एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू का एलसीएम कैसे लिया जाता है, डेनोमिनेटर का लेना है एचसीएफ और न्यूमरेटर का लेना है एलसीएम। तो न्यूमरेटर तो तीनों में 220 है, तो 220 ही आ गया। और अगर मैं डेनोमिनेटर की बात करूं तो 8, 6 और 5 इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, बिकॉज यहां पर 8 और 6 में तो कॉमन है लेकिन 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 1। इसका मतलब इनको 220 सेकंड में वापिस ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे। तो अब अगर मेरे से यहाँ पे पूछा जाता है कि ये 220 सेकंड में कितने कितने राउंड काट लेंगे, तो देखिए उसके लिए आप क्या कीजिए, एल का एक राउंड है 220/8 का और ये 220 सेकंड के लिए भागता है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि कितने राउंड हो जाएंगे, 220/220/8, मतलब एक तरीके से एल जो है वो 8 राउंड काट लेगा। एम की अगर मैं बात करूँ तो 220/220/6 मतलब 6 राउंड, और इसकी अगर मैं बात करूँ तो 220/220/5 दैट मींस 5 राउंड। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि ये कितने कितने राउंड काट लेंगे, तो एल जो है वो 8 राउंड काट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, एम 6 राउंड काट के आएगा और एन 5 राउंड काट के आएगा। भले ही इनने राउंड की संख्या अलग अलग काटी, लेकिन ये तीनों सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे और यही अपन से पूछा जा रहा है। तो सेम टाइम पे स्टार्टिंग पॉइंट में 220 सेकंड दैट मींस कि 3 मिनट 40 सेकंड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
तो मैं यहाँ पे फिर से आपको बोल रहा हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट पे कितनी देर के बाद मिलेंगे, इसके लिए भले ही वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भाग रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज में भाग रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो इसको ध्यान ना दें। ठीक है, चलिए। A man has invested 54,000 at a rate of 10% per annum simple interest for 3 years. Find the amount that he will receive after 3 years. तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक आदमी है जो कि 54,000 रुपए का इन्वेस्ट करता है 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद उसको कितना अमाउंट रिसीव होगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि अगर ओवरऑल जो उसका 3 साल का इंटरेस्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 10 इंटू 3 दैट इज 30%। तो प्रिंसिपल को अपन मान लेते हैं 100%, उस पर 30% का मिल रहा है इंटरेस्ट, तो जो टोटल अमाउंट उसको रिसीव होगा वो होगा 130%। और 130% किसका, प्रिंसिपल का, दैट इज 54,000 का। तो यहां पर आपको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 जीरो तो कैंसिल आउट हो ही गया, ये 2 जीरो आ जाएगा, 13 चौकू 52 की 2, 5 के लिए चला गया, 13 पंजे 65 और 5 70, 70,200। ऑप्शन नंबर डी। इन ए कंपनी एम्प्लॉइज आर डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, जूनियर, मिड एंड सीनियर। तो देखिए एक कंपनी में 3 तरह के एम्प्लॉई है, जूनियर, मिड और सीनियर। दी एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी इज 47,500। और पूरी कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज है उन सब की मिला के जो एवरेज सैलरी बनती है वो बनती है 47,500। जूनियर्स अर्न 30,000 ऑन एवरेज, सीनियर्स अर्न 80,000 एंड देयर आर 5 मिड लेवल एम्प्लॉइज अर्निंग 50,000 ईच। तो जूनियर की जो एवरेज सैलरी है वो है 30,000, सीनियर की 80,000 और 5 मिड लेवल एम्प्लॉई है जो सब 50,000 कमाते हैं। दैट मीन्स कि मिड लेवल एम्प्लॉय की भी जो एवरेज सैलरी बनेगी वो मैं बोल सकता हूं 50,000 ही बनेगी। तो यहां पर मिड लेवल एम्प्लॉय की संख्या तो अपन को दे दी 5 है, लेकिन जूनियर और सीनियर की संख्या नहीं दी गई। इफ द नंबर ऑफ जूनियर एम्प्लॉइज इज ट्वाइस दैट ऑफ सीनियर, तो जूनियर एम्प्लॉय जो है वो सीनियर के डबल है। दैट मीन्स कि अगर मैं सीनियर को x मान लू तो जूनियर कितना हो जाएगा, इसका डबल, दैट मीन्स कि 2x। फिर बोला गया देन व्हाट विल बी द एवरेज सैलरी ऑफ द कंपनी आफ्टर 4 जूनियर्स लेफ्ट द कंपनी एंड 2 मिड लेवल एंड 3 सीनियर लेवल न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन द कंपनी। तो देखिए अपन से पूछा जा रहा है कि अगर 4 जूनियर कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं और 2 मिड लेवल और 3 सीनियर लेवल के नए एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं तो कंपनी की एवरेज सैलरी क्या बनेगी। तो अब आप यहां पे देखिए अपन को जो एक चीज नहीं दी गई वो ये कि टोटल एम्प्लॉय की संख्या नहीं बताई। अगर जब तक मुझे टोटल एम्प्लॉय की संख्या नहीं पता चलेगी तब तक मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता। और अगर मैं डेविएशन मेथड से जाऊं तो भी मुझे टोटल एम्प्लॉय तो पता होने ही चाहिए, तभी जाके डेविएशन मेथड भी इस्तेमाल हो पाएगा। तो अपना जो सबसे पहला टास्क है वो है यहाँ पर टोटल एम्प्लॉय निकालना। तो वो कैसे अपन निकालेंगे, तो यहां पर आप देखिए अपन को दे रखा है कि जो कंपनी की एवरेज सैलरी है वो है 47,500। यहां पर अगर मैं बात करूं कि कंपनी में टोटल एम्प्लॉय कितने होंगे, तो मैंने जूनियर को 2x माना, सीनियर को x माना और मिड 5 थे, तो इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 3x + 5। मतलब कंपनी में जो टोटल एम्प्लॉय है वो हो गए 3x + 5। तो अगर अब मैं कंपनी की टोटल सैलरी मतलब जितना भी कंपनी खर्च करती है वो अगर निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, अपन जानते हैं सम इक्वल टू एवरेज इनटू नंबर ऑफ पर्संस। एवरेज है 47,500। तो यहां पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं, इनका ले लेते हैं इनका ले लेते हैं पहले रेशियो ले लेते हैं, या फिर आप एक तरीके से इन सबको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। तो 47,500, 30,000, 80,000 और 50,000। तो ये हो गई कंपनी की एवरेज, ये हो गई जूनियर्स का एवरेज, ये हो गया सीनियर्स का एवरेज, और यहां पर मिड लेवल एम्प्लॉय भी सारे 50,000 ही कमा रहे हैं, तो एक तरीके से उनका एवरेज भी आ जाएगा 50,000। अब यहां पर मैंने क्या करा, 10,000 से डिवाइड कर दिया तो नंबर छोटे हो जाएंगे। तो ये बन गया 4.75, ये बन गया 3, ये बन गया 8 और ये बन गया 5। तो अब आप यहां पे देखिए मैं बोल सकता हूं कि कंपनी की जो टोटल सैलरी हो जाएगी वो होगी 4.75 इंटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे 3x + 5। ये आ गया कंपनी का टोटल। तो ये तो कंपनी का टोटल एक तरफ से निकला। अब ये जो बाकी जूनियर, सीनियर और मिड लेवल एम्प्लॉई है इनकी मदद से भी मैं कंपनी का टोटल निकाल सकता हूं और फिर उन दोनों को मैं इक्वल कर सकता हूं। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि जो कंपनी में जूनियर है वो 2x है और हर कोई 3 रुपए कमाता है, तो जो टोटल सैलरी बनेगी जूनियर की वो बनेगी 3 × 2x। सेम तरीके से सीनियर जो है वो x है और हर कोई 8 रुपए कमाता है, तो इनकी टोटल बन जाएगा 8 × x। और फिर मिड लेवल 5 है और 5 रुपए ही कमाते हैं, तो 5 × 5। तो ये हो गया अपने पास कंपनी का टोटल। तो इन दोनों को अपन इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से अपन x की वैल्यू निकाल सकते हैं। जहां पर आपको x की वैल्यू मिलेगी आपका सारा काम एक तरीके से हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए 4 × 12 और 0.75 × 3 अगर आप करते हैं तो ये अपने पास आता है 2.25। तो ये बन गया अपने पास 14.25x
फिर अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 पंजे 20 और 0.75 इंटू 5 अगर मैं करूंगा तो ये अपने पास हो जाएगा 3.75, तो ये बन गया अपने पास 23.75। ये हो गया 3 दूनी 6, 6 और 8 14, तो ये आ गया 14x प्लस 5 पंजे 25। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए 14.25 माइनस 14, ये तो हो गया 0.25, और ये 23.75 उधर जाएगा, तो 25 माइनस 23.75 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 1.25। तो यहां से 0.25 का ये 5 टाइम्स हो गया, तो x इक्वल टू अपन को पता चल गया 5 के बराबर। अब अगर मेरे को x 5 मिल गया तो मैं बोल सकता हूं कि सीनियर एम्प्लॉय 5 है और जूनियर 5 दूनी 10 है, मिड वाले कितने 5। तो अब यहां पर देखिए बोला गया था कि जो जूनियर एम्प्लॉय है उसमें से 4 छोड़ के चले गए, तो 10 में से 4 अगर छोड़ के जाएंगे तो 6 एम्प्लॉय रह जाएंगे, और जूनियर की जो एवरेज थी वो 3 थी, तो टोटल इनकी बन गई 3 इंटू 6। फिर यहां पे बोला गया कि मिड लेवल 2 जुड़े, तो 5 प्लस 2 7 हो गए, और मिड लेवल की 5 रुपए थी, तो इनकी टोटल बनी 5 इंटू 7। और अगर मैं बात करूं तो सीनियर में 3 जुड़े, तो 5 प्लस 3 8 एम्प्लॉय हो गए, और सीनियर की थी 8, तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो अपन को कंपनी का क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा, नया एवरेज। तो यहाँ पे टोटल एम्प्लॉय कितने हुए, तो देखिए 6 तो इधर, 7 इधर और 8 इधर, तो 6 और 7 अपने पास हो गया 13, 13 प्लस 8 21, तो टोटल एम्प्लॉय बन गए 21। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 6 थी 18, 7 पंजे 35 और 8 का 8 बार में 64, तो 64 प्लस 18 तो अपने पास हो गया 82, और 82 प्लस 35 अगर मैं करूंगा तो आ जाएगा 37 प्लस 30 मतलब 117, तो ये आ गया 117/21। अब देखिए यहां पर अपन ने इन सब नंबर को 10,000 से डिवाइड किया था, तो अगर मेरे को एक्यूरेट एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर मुझे 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जिस चीज से मैंने पहले डिवाइड किया था अब उससे मैं यहाँ पे आखिरी में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहां पर अपन आखिरी में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 21 को 117 से डिवाइड कर देते हैं, तो 21 का सबसे पहले तो ये 5 बार में हो गया 105, फिर 117 माइनस 105 अगर आप करेंगे तो 12 बच जाएगा, 12 का मतलब बन गया 120, तो 21 का फिर से कितनी बार में हो गया 105, 5 बार में 105 हो गया, 120 माइनस 105 हो गया 15, 15 का मतलब बन गया 150, तो ये 21 का 7 बार में चला जाएगा, दैट इज 147, तो 150 माइनस 147 करेंगे तो 3, 3 का मतलब बन गया 30, तो 21 का एक बार में हो गया अपने पास 21। अब यहां पर आप देखिए मैंने यहां तक क्यों निकाला, क्योंकि यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ये 557 इधर भी है, और 557 तो खैर इसमें ही है, मतलब 3 डिजिट तक भी अपना काम चल जाता, लेकिन ठीक है 4 डिजिट आपने निकाल ली, तो अब यहां तक बहुत है, इसके आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 55710। उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर अगर अपन 3 डिजिट तक निकालते तब भी अपना काम चल जाता, मतलब 7 तक भी निकाल के छोड़ते तो भी आंसर मिल जाता, लेकिन 3 तक तो निकालना ही पड़ता, बिकॉज यहाँ पे 5 5 तो 2 ऑप्शन में है सेम। और जब कभी भी आपको आंसर नियरेस्ट इंटीजर में बोला जाए तो उस केस में इसका मतलब है कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या है, और अप्रोक्सीमेशन अगर किया है तो फिर कभी भी आप डिजिटल सम या यूनिट डिजिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। If the ratio of two numbers is 9:8 and their HCF is 31, find their LCM। तो यहां पर आप देखिए दो नंबर का रेशियो अपन को दे रखा है और HCF दे रखा है, LCM अपन से पूछ रहा है, तो LCM क्या होता है, अगर दो नंबर का रेशियो मुझे दे रखा है लेट्स से A रेशियो B, तो LCM इक्वल टू हो जाता है A इंटू B इंटू HCF। तो यहाँ पे A आपके पास 9 है, B 8 है और HCF 31 है, तो बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 8 72, 72 इंटू 31। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं वैसे तो कि 9 का मल्टीपल है तो डिजिटल सम एक तरीके से 0 हो गया, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, 2 और 2 4, 4 3 7, 7 2 9, तो इसमें डिजिटल सम 0 है। फिर ये 7 और दोनों तो हट गया, तो ये तो नहीं होगा बिकॉज इसका डिजिटल सम 8 है। फिर 4 4 8, 8 और 2 10, 10 2 12, मतलब डिजिटल सम आ गया 3, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखिए 2 और 2 4, 4 5 9, तो ये 6 आ जाएगा, तो इसका ये भी नहीं होगा, मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नहीं तो यहां पर मल्टीप्लाई करना वैसे कोई बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन ठीक है चलिए ऐसे भी निकाल सकते हैं। ड्यूरिंग ए सेल बुक्स आर मार्क्ड अप बाय 20% एंड ए डिस्काउंट ऑफ 15% इज गिवन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बुक इफ इट इज सोल्ड एट ₹170। तो देखिए बोला जा रहा है कि सेल के दौरान बुक का जो मार्कअप प्राइस है वो 20% बढ़ा दिया गया। मार्कअप प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे बढ़ाया जाता है, तो यहां पर मैं बोल सकता हूँ 20% इक्वल टू अपने पास हो गया 1/5, दैट मीन्स की ₹5 पे ₹1 का इंक्रीज कर दिया।
तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, 5 रुपए पे एक का इंक्रीज मतलब 6 रुपए। फिर बोला गया कि 15% का डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है और डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू निकल के आती है उसी को अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो 15% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू आप लिखेंगे तो ये आ गया आपके पास 15/100। दैट मीन्स की 5 से काटेंगे तो 3/20, मतलब कि 20 रुपए पे 3 रुपए का डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर मैं रेशियो लेना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं कि मार्क प्राइस हो जाएगी 20 रुपए और इस पर मैंने 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 20 पे 3 का डिस्काउंट मतलब कितना बन गया आपके पास, ये बन गया 17 रुपए। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, इनका कंबाइंड रेशियो ले सकते हो। कंबाइंड रेशियो लेने के लिए अपन क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 × 500, फिर इन दोनों को आपस में करते हैं 20 × 6 120, और इन दोनों को आपस में करते हैं तो 17 का 6 बार में 112, सॉरी 102। तो यहां पर आप देखिए इन तीनों का ये हो गया अपने पास ओवरऑल रेशियो। अब यहां पर बोला जा रहा है कि अगर इसको 170 रुपए में बेचा जाए, 170 मतलब क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अपन को दे दी और कॉस्ट प्राइस अपन से पूछ रहा है, मतलब 102 की वैल्यू अपन को दे रखी है जो कि है 170, और कॉस्ट प्राइस जो कि अपन ने 100 मानी थी, 100 की वैल्यू अपन से पूछी जा रही है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शन अपने अच्छे खासे दूर दूर है, और अगर 102 170 के बराबर है तो 100 जो है वो बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। मैं बोल सकता हूं कि ये 100 से केवल 2 ऊपर है, तो बहुत हल्का सा ही अंतर पड़ेगा। तो अपन सीधा सीधा आंसर क्या बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 167। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। A dealer buys 2 articles X and Y for ₹1500 each. He marks each of them at the same price. तो देखिए बोला जा रहा है कि एक डीलर है जो कि 2 आर्टिकल खरीदता है X और Y, और दोनों सेम कॉस्ट प्राइस 1500 रुपए पे खरीदता है, फिर दोनों को सेम मार्क प्राइस पे अंकित करता है। फिर बोला जा रहा है कि he sells X by giving 2 successive discounts of 25% and 44% and still earns 279 as profit. फिर वो X वाले आर्टिकल को 25% और 44% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देने के बाद बेचता है, और इस पर उसे 279 रुपए का प्रॉफिट होता है। फिर बोला जा रहा है कि अगर वो वाई वाले आर्टिकल को 58% का डिस्काउंट देने के बाद बेचे तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो यहां पर आप देखिए अपन चाहे तो क्या करते हैं, ये जो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अपन को दे रखे हैं 25 और 44, इनका एक सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो अगर सिंगल डिस्काउंट अपन को निकालना है तो उसका फॉर्मूला अपन जानते हैं, x1 + x2 - x1 x2 बटा 100। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ गया 25, ये आ गया 44, -25 × 44 बटा 100। तो देखिए 25 का 4 बार में और ये 4 का 11 बार में। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कितना आ जाएगा अपने पास, 44 - 11 हो गया 33, 25 + 33 अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 58। दैट मीन्स की जो फर्स्ट वाला आर्टिकल है मतलब एक्स आर्टिकल है उस पे भी ओवरऑल 58% का ही डिस्काउंट दिया है, और वाई आर्टिकल पर भी 58% का डिस्काउंट दिया है। दोनों की मार्क प्राइस भी बराबर है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर दोनों की मार्क प्राइस भी बराबर है, दोनों पे सेम डिस्काउंट दिया है, दोनों की कॉस्ट प्राइस भी बराबर है, तो दोनों पर प्रॉफिट भी बराबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर एक्स पर 279 का प्रॉफिट है तो वाई पर भी 279 का ही प्रॉफिट होगा। यहां पर कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, सब कुछ सेम दे रखा है तो फिर प्रॉफिट भी सेम होगा। और ये 279 का प्रॉफिट कितने पे है, 1500 रुपए पे। तो सीधा यहां पर आप परसेंटेज प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो ये 2 जीरो अपना कैंसिल आउट हो गया। तो देखिए 15 का ये एक बार में 27 - 15 करूंगा तो 12, 12 का मतलब बन गया 129, तो 15 का 8 बार में 120, तो ये बन गया 90, 15 का 6 बार में 90, तो ये आ गया 18.6%। तो जो वाई वाला आर्टिकल है उस पर भी 18.6% का ही प्रॉफिट होगा और एक्स पर भी 18.6% का ही प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन में सब कुछ सेम था, इसलिए अपन को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसा सेम क्वेश्चन पिछली शिफ्ट में भी आया था, लेकिन वहां पर सब कुछ सेम नहीं था, तो इस वजह से मैंने वहां पर सोल्व करके बताया कि ये एक्चुअली में कैसे सोल्व होगा। तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं अगर आपको देखना है तो। Pipe A and pipe B can fill a cistern together in X hour. The efficiency of A is 40% less than the efficiency of B. तो देखिए बोला जा रहा है कि A और B किसी सिस्टम को मिलके X घंटे में भर देते हैं, और A की जो एफिशिएंसी है वो B के कंपैरिजन में 40% कम है। तो 40% की अगर यहाँ पे मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखना चाहूं तो वो हो जाएगी 2/5। दैट मीन्स कि अगर B की एफिशिएंसी 5 है तो A जो है उसकी हो जाएगी 5 - 2, दैट मीन्स 3। तो A और B का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 3:5। तो ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशियो। अब अगर मेरे को एफिशिएंसी मिल चुकी है, मैं मान लेता हूं कि A की 3 है और B की 5 है, और बोला जा रहा है कि दोनों मिलके x घंटे में भरते हैं, तो यहां पर मैं सिस्टम की टोटल कैपेसिटी निकाल सकता हूं। टोटल कैपेसिटी इक्वल टू हो जाता है अपने पास एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर यहां पर टाइम दोनों का मिला के दे रखा है तो फिर एफिशिएंसी भी अपन को दोनों की मिला के लेनी पड़ेगी।
तो दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 + 5 8 और टाइम लग रहा है x घंटे। तो जो टोटल कैपेसिटी है सिस्टम की वो आ जाएगी अपने पास 8x के बराबर। अब बोला जा रहा है कि अगर b इस सिस्टम को 5/12 1/4 घंटे में बढ़ता है तो x की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप देखिए मैं बोल सकता हूं टाइम इक्वल टू व्हाट, टोटल कैपेसिटी डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो यहां पर टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, सिस्टम को 5/12 ही भरना है, तो ये 8x का 5/12 इतना अपन को भरना है। और कितने की एफिशिएंसी से अपन भरेंगे, बी अकेला भर रहा है तो केवल उसकी अकेले की एफिशिएंसी इस्तेमाल होगी, दैट इज 5। तो डिवाइड बाय 5 कर दीजिए एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाइम। तो टाइम कितना है, 1/4। 1/4 को आप बोल सकते हो 5/4, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 5/4। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। सबसे पहले 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 से 2 बार में, ये 4 से 3 बार में, तो ये अपने पास आ गया 2x/3 इक्वल टू 5/4। तो ये अपने पास बन जाएगा x इक्वल टू 5 × 15/4 दूनी 8, 15/8 आ गया। और यहां पर अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन अपने पास मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लिए। 8 का एक बार में 8 और 15 - 8 कितना आएगा, 7 आएगा। 7 8 से छोटा है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो मैं बोल सकता हूं 1 7/8, ऑप्शन नंबर ए। Vipul gets a 5% increase in his sale amount in the first year and a 25% increase in the second year. And with that, his present sale is 1,42,800. What was his sale 2 years ago? देखिए बोला जा रहा है कि विपुल जो है वो पहले साल सेल पर 5% का इंक्रीज पाता है और फिर दूसरे साल 25% का इंक्रीज पाता है। तो 2 साल के बाद जो उसकी सेल बनती है वो बनती है 1,42,800। तो अपन से पूछा जा रहा है कि स्टार्टिंग में उसकी सेल कितनी थी। तो स्टार्टिंग सेल को मैं x मान लेता हूं और मेरे से वही पूछा जा रहा है, मतलब एक तरीके से मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। अब हुआ क्या, इस x पर पहले साल 5% का इंक्रीज मिला। कोई भी चीज को अपन 100% मानते हैं तो 100 पर अगर आप 5 का इंक्रीज करेंगे तो ओवरऑल कितना बन जाएगा, 105%, मतलब x पर 105%। फिर दूसरे साल 25% का इंक्रीज मिला, तो ये जो 25% का इंक्रीज मिलेगा ये इस पूरे अमाउंट पर मिलेगा। तो 25% का इंक्रीज निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, फिर से मैं इसको 100% मान लूं, तो 100 + 25 125%, तो इस पूरे का 125%। तो ये हो गई मेरे पास आज की करंट सेल जो कि मेरे को दे रखी है 1,42,800। तो यहां पर आप देखिए सोल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में और 5 से 4 बार में। फिर ये 21 से अपने पास कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए 21 का ये 6 बार में चला जाएगा, 126, 142 - 126 अगर आप करेंगे तो 16, 16 का मतलब बन गया 168 और 21 का 8 बार में हो जाएगा 168, तो ये आ गया 6800। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6800 इंटू 4 चौकू 16। तो देखिए 2 जीरो तो अपने पास आएगा ही, 16 का 8 बार में अपने पास हो जाता है 144, 14 कैरी चला गया, सॉरी 144 नहीं 128, तो 12 कैरी चला गया। 16 का 6 बार में हो जाता है 96, 96 + 12 अगर आप करेंगे तो 108, दैट मीन्स 1,08,800, ऑप्शन नंबर बी। A batsman in his 10th inning make a score of 95 runs and increases his average by 3 runs. What is his average after the 10th inning? तो देखिए बोला जा रहा है कि एक बैट्समैन है जो कि 10th इनिंग में 95 रन स्कोर करता है, इस वजह से जो इसका एवरेज है वो 3 रन से बढ़ जाता है। तो 10th इनिंग के बाद उसका एवरेज क्या होगा, मतलब एक तरीके से उसका बढ़ा हुआ एवरेज यहाँ पे अपन से पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये जो एवरेज बढ़ा वो किस वजह से बढ़ा, 95 रन स्कोर करने की वजह से बढ़ा। मतलब मैं बोल सकता हूं कि पिछले इनिंग में जितना भी एवरेज चल रहा होगा उसमें जो 3-3 रन हर इनिंग में घट रहे थे वो 3-3 रन अपन ने कहां से कॉप अप किए, तो वो अपन ने इस 10th इनिंग में कॉप अप किए। मतलब पिछली 9 इनिंग और इस एक इनिंग, दैट मींस कि टोटल 10 इनिंग में 3 रन बढ़ गए, तो 10 × 3 मतलब 30 रन बढ़ गए। तो मैं बोल सकता हूं कि पिछली 9 इनिंग में जो एवरेज रहा होगा वो कितना रहा होगा, 95 - 30 दैट इज इक्वल टू 65। तो ये पिछली 9 इनिंग का एवरेज है। अब 3 रन से एवरेज बढ़ गया तो आप बोल सकते हो 65 + 3, तो जो नया एवरेज है वो हो जाएगा 68, ऑप्शन नंबर बी। 7 men can dig a ball 20 feet deep in 8 days. How many men can dig a ball 40 feet deep in 2 days? तो देखिए बोला जा रहा है कि 7 आदमी 20 फीट गहरे कुएं को 8 दिन में खोदते हैं, तो 40 फीट गहरे कुएं को 2 दिन में खोदने के लिए कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर जो अपना कंसेप्ट इस्तेमाल होता है वो होता है M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाय W2।
देखिए यहाँ पर एम का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ पर्सन, डी का मतलब हो जाता है नंबर ऑफ डेज, और टी का मतलब होता है टाइम पर डे, मतलब हर दिन वो कितना काम कर रहे हैं। अगर वो आपको यहाँ पे नहीं दे रखा तो इसको फिर आप हटा दीजिए, फिर अपन मान के चलेंगे कि वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो दोनों साइड 24 घंटे होगा तो वो अपने आप इक्वल होगा, तो फिर वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस वजह से फिर अपन यहाँ पे इस टी को हटा देंगे। और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्क डन, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 20 फीट गहरे कुएं को खोदा है, तो कितना वर्क किया है 20 फीट। तो यहाँ पर आप देखिए 7 आदमी और दिनों की संख्या 8, टाइम अपन को नहीं दे रखा तो उसको हटा देंगे, और कितना वर्क हुआ है 20 फीट, दिस इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पर आदमियों की संख्या अपन से पूछी जा रही है, इसको एक्स मान लेता हूं, और दिन है 2, और यहाँ पर जो अपन को कुआं खोदना है वो 40 फीट खोदना है, तो यहाँ पर वर्क डन कितना होगा 40 फीट, तो डिवाइड बाय 40। तो देखिए यहाँ पर आप सोल्व कर लीजिए, 2 से 20 बार में और 20 से ये एक बार में, तो x इक्वल टू क्या आ गया 7 8 जा 56, ऑप्शन नंबर डी। I bought two shirts for rupees 1200. I sold the first one at a loss of 13% and second at a gain of 26%. If on the whole I made neither a loss nor a gain, find the cost price of the first shirt. तो देखिए बोला जा रहा है कि मैंने 2 शर्ट खरीदी और दोनों का जो मिला के कॉस्ट प्राइस है वो 1200 रुपए। पहली वाली शर्ट को मैंने 13% के नुकसान पर बेचा, दूसरी वाली को 26% के फायदे पर बेचा, और इस पूरे ट्रांजेक्शन में मुझे ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ। तो पूछा जा रहा है कि पहली वाली शर्ट का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहां पर आप देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के। एक तो मैं मान लेता हूं कि पहली वाली जो शर्ट का कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपए और दूसरी वाली का y रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मुझे कुछ भी फायदा और कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि पहली शर्ट पे जितना नुकसान हुआ उतना ही दूसरी वाली पे फायदा हो गया। तो अगर मैंने पहली वाली का कॉस्ट प्राइस x माना तो नुकसान कितना हो जाएगा 13% का हुआ, और नुकसान हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है, दैट मीन्स कि 13% ऑफ x। और प्रॉफिट कितना होएगा, तो प्रॉफिट जो है y पे हुआ और कितना हुआ 26%, तो 26% ऑफ y। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 13 का 2 टाइम्स, तो x और y का रेशियो अपने पास आ गया 2:1। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो अपन को टोटल कॉस्ट प्राइस बन जाएगी 2 + 1 3, दैट मीन्स कि 3 यूनिट की वैल्यू आपको 1200 दे रखी है, और आपसे पहली वाली शर्ट का कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है जो कि 2 के बराबर है। तो यहाँ पर 3 से ये 400 बार में, 1 यूनिट की वैल्यू 400, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 400 × 2 मतलब 800। तो जो पहली वाली शर्ट है उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 800 और दूसरे का कितना हो जाएगा 400। देखिए एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा यहाँ पर अपन मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी चल सकते हैं। तो मिक्सचर एंड एलिगेशन में क्या होता है, पहली वाली पे मुझे 13% का नुकसान है तो -13%, और दूसरी वाली पर मुझे 26% का फायदा है तो +26%। अब ओवरऑल ना तो फायदा हुआ ना ही नुकसान हुआ, दैट मीन्स कि ओवरऑल मुझे 0 रुपए का आमदनी हुई, तो 0%। तो यहां पर आप इस तरीके से एरो बना लीजिए। तो देखिए 26 में 0 जाएगा 26, और 0 में से 13 अगर मैं घटाऊंगा तो 0 माइनस ऑफ -13 मतलब ये +13 आ जाएगा मेरे पास। इनका अगर आप रेशियो लेंगे तो ये आपके पास बन गया 2:1। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि जो दोनों शर्ट है वो 2:1 के कॉस्ट प्राइस में होगी, तो जो कि अपन को पहले भी आया था। तो सेम यहां पर अपन 2 + 1 3, 3 की वैल्यू 1200, तो फिर अपन कितने की वैल्यू निकालेंगे 2 की वैल्यू जो हो जाएगी 800। The difference between the simple interest and the compound interest compounded annually on a certain sum of money for 2 years at 14% per annum is 741 rupees. Find the sum. तो देखिए बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो 741 रुपए है। यहाँ पर अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 14%, टाइम दे रखा है 2 साल, और अपन से सम मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो सम को अपन हमेशा 100% मान लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट पर टोटल अपन को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट पर तो सीधा हिसाब चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इनटू टाइम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है 14% और टाइम है 2 साल, तो 14 × 2 मतलब 28%। तो सिंपल इंटरेस्ट पर तो मुझे 28% का इंटरेस्ट मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट पर अगर मेरे को निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए जो फॉर्मूला अपन इस्तेमाल करते हैं वो है 2x + x²/100। तो यहाँ पर x की वैल्यू आप क्या डालेंगे 14 डालेंगे, तो 14 दूनी 28 और 14 का स्क्वायर 196, 196/100 अगर मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 1.96। तो ये हो गया अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट पर टोटल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया 28% + 1.96%, ये तो हो गया अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो 14 दूनी 28%, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपन को कितना दे दिया, वो दे दिया 741। तो ये 28% तो आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा सीधा 1.96% की वैल्यू अपन को दे दी 741।
तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि 196% कितना आ गया अपने पास, ये डिसमल हटा के उधर 2 जीरो कर दिया तो 74100, और अपन से सम मतलब 100% की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अपन चलिए ठीक है 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर मैं डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दे रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन करना उतना सही नहीं रहेगा, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हैं ऑप्शंस वैसे दूर है, उतने पास भी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है मामला बिगड़ जाए। तो चलिए ठीक है डायरेक्ट ही कर लेते हैं अपन। तो अगर मैं बात करूं 196 से, तो सबसे पहले कितनी बार में जाएगा, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो सब में 3 डिजिट आपकी सेम है, 378 378 378। तो मैं बोल सकता हूं कि सबसे पहले 3 बार में ही जाएगा। और यहां पर मुझे टोटल कितनी डिजिट कम से कम निकालनी पड़ेगी, तो कम से कम 4 डिजिट मुझे निकालनी पड़ेगी, डिसमल पे आगे पीछे मिला के 4 डिजिट मुझे निकालनी पड़ेगी, तभी जाके मैं आंसर बता पाऊंगा। और हो सकता है कि अगर 4th डिजिट 1 आ जाए तो फिर तो मुझे 5th डिजिट पर भी जाना पड़ेगा। तो चलिए सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बात जानता हूं कि 196 जो है वो 200 के नजदीक है, 200 का 3 बार में 600 होता है, और ये 200 से 4 कम है, तो 4 के 12 मतलब 600 माइनस 12। तो 196 का 3 बार में हो जाएगा अपने पास 600 माइनस 12, 600 माइनस 12 अगर आप करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 588। तो अगर आप सपरेट करेंगे 11 में से 8 गया 3, और 13 में से 8 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 5 गया 1, 153। फिर इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं जो अगली डिजिट है वो 7 है, तो 7 ही आएगा। और 200 को 7 बार में 1400 माइनस 7 चौको 28, तो 1400 माइनस 28 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, तो देखिए वो हो जाएगा अपने पास 1372। तो 10 में से 2 गया 8, फिर 12 में से 7 गया 5, और 14 में से 13 गया 1। तो अब यहाँ पे 1 जीरो लगेगा, और यहाँ पर तीसरी डिजिट 8 है तो 8 आएगा। तो 200 का 8 बार में 1600 माइनस 32, 1600 माइनस 32 अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 1568। तो 10 में से 8 गया 2, 7 में 6 गया 1। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अब अपन को डिसमल डालना पड़ेगा, बिकॉज जीरो तो अपने पास यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर मैं डिसमल डालूंगा तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा, लेकिन 120 196 से कम है, दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे 1 जीरो लगाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे एक और जीरो लगेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि 4th डिजिट अपने पास जीरो आई, तो अब मुझे फर्दर इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो 1% अगर 378.0 आ गया तो 100% क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 37800। तो यहां पर अपन की 4th डिजिट जीरो है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट के पेपर से पहले अपनी ये लास्ट शिफ्ट थी, तो आई होप कि आईबी ऐसे वालों को इससे कुछ ना कुछ फायदा जरूर हो। और अगर आपको फायदा हुआ है तो प्लीज जब भी आप पेपर दे के आए तो आपको लगे कि हाँ फायदा हुआ है, तो इस वीडियो में आके आप अपना रिव्यू जरूर शेयर करें कि कितना फायदा आपको हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इस वजह से बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कराते कराते मैं भी थक चुका हूं, और हो सकता है आप लोग भी थक गए होंगे देखते देखते। तो अब अगली बार से मैं क्या करूंगा, जो भी पेपर अपने पास आएगा अगर उसमें कम शिफ्ट है, मतलब मान लीजिए 8 से 10 शिफ्ट है, तो फिर मैं उसका एक सिंगल शिफ्ट में पेपर बनाऊंगा, एक सिंगल शिफ्ट में वीडियो बनाऊंगा, जिसमें अगर एक क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो रहा है तो मैं उसको सिर्फ एक बार लूंगा, एक क्वेश्चन अगर 10 बार रिपीट हो रहा है तो सिर्फ एक बार लूंगा। मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस वहां पर बिल्कुल भी नहीं होंगे, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट क्वेश्चंस ही करने को मिलेंगे। और अगर बहुत ज्यादा शिफ्ट है, जैसे कि रेलवे एसएससी, इनमें बहुत ज्यादा शिफ्ट होती है, तो फिर एक सिंगल वीडियो में पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, चैप्टर वाइज वीडियो बनाऊंगा, जहां पर एक क्वेश्चन को एक ही बार डालूंगा, रिपीटेड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो उससे आपके लिए भी सॉल्व करना आसान होगा, और बार बार रिपीट क्वेश्चन करने में आपका जो समय वो भी खराब नहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी ने तो अपनी जो आंसर की है वो डाउनलोड करने को मना कर दिया है, और उनने एक नोटिस भी निकाला था जिसमें उन्होंने बोला था कि भैया आप यूट्यूब पे बिल्कुल भी सॉल्यूशन वगैरह नहीं दे सकते, कंपाइलेशन नहीं बना सकते। तो अब एसएससी का तो करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाकी रेलवे और जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें आंसर की आती है और जिनमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उनके अपन जरूर बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।